बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ मी मोहम्मद इरफान अनवर, योर केमिस्ट्री टीचर। और आज हमने बुक 2 सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 का सेकेंड हाफ पढ़ना है, अल्कीन्स। तो उसे पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, अल्कीन्स हमने पढ़ना है आज के इस लेक्चर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अल्कीन्स अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। अल्कीन्स वो हाइड्रोकार्बन्स हैं जिनमें एक डबल बॉन्ड पाया जाता है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि अल्कीन्स कि जिनका जनरल फार्मूला उनके अंदर मौजूद एक डबल बॉन्ड की वजह से CnH2n है। इट रिप्रेजेंट्स कि इसमें दो हाइड्रोजन एटम्स की कम से कम अनसैचुरेशन है। अल्कीन्स ओलेफिन्स भी कहलाते हैं, मतलब ऑयल फॉर्मिंग, क्योंकि ज्यादातर अल्कीन्स जो हैं जो ऑयल फॉर्म में पाए जाते हैं अनसैचुरेटेड होते हैं ऑयल्स, और उनमें अनसैचुरेटेड जो एलिमेंट है वो डबल बॉन्ड होता है, जिसकी बुनियाद पे हम इनको अल्कीन्स को ओलेफिन्स कहते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो डबली बॉन्डेड कार्बन होता है अल्कीन्स का, वो sp2 हिब्रिडाइज्ड होता है। हिब्रिडाइजेशन sp2 जब होती है तो आप जानते हैं कि कार्बन के 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होते हैं और एक अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल होता है, और वो जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है वो पाई बॉन्ड बनाता है। हमारे पास अल्कीन्स में वो कार्बन जो डबली बॉन्डेड होता है, उसके 3 हाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं, दे आर फॉर्मिंग सिग्मा बॉन्ड्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमेशा सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं, और जो अनहाइब्रिड pz ऑर्बिटल है वो पैरेलल ओवरलैपिंग से हमारे पास एक डबल बॉन्ड बनाता है। ये पॉइंट्स मैंने मेंशन किए, आपको उसका पता है। अब बात करते हैं नोमेनक्लेचर की। Dear students, nomenclature of alkene is very much similar to that of the nomenclature of alkanes, but a very important point of distinction is the presence of double bond. मैंने एक मॉलिक्यूल लिखा है जो आपके सामने आप देख सकते हैं। इसमें मैंने एक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया, और इस स्ट्रक्चर में मैं आपको इसका पहला रूल बता रहा हूं। पहला रूल वही है, सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन containing double bond। ये अहम पॉइंट है। इन अल्कीन्स दैट कार्बन चेन विल बी सेलेक्टेड कि जो डबल बॉन्ड कंटेन करती है। जैसा कि आपके सामने ये मैंने एक लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट की है, इसमें ये डबल बॉन्ड मौजूद है, और इसमें टोटल 5 नंबर ऑफ कार्बन एटम्स हैं जो कि मैंने आपके सामने सेलेक्ट किया। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन की सिलेक्शन के बाद जो रिमेनिंग यूनिट्स बचते हैं, दे आर कॉल्ड एज सब्स्टिट्यूएंट्स। पहले जब हम अल्केन्स का नोमेनक्लेचर पढ़ते थे तो हम नंबरिंग वहां से स्टार्ट करते थे जहां से सब्स्टिट्यूएंट करीब पड़ता है, लेकिन इन केस ऑफ अल्कीन्स नंबरिंग प्रायोरिटी विल बी गिवन टू द डबल बॉन्ड। हमारे पास नंबरिंग अल्कीन्स में वहां से की जाएगी जहां से डबल बॉन्ड स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं मैंने फर्स्ट पोजीशन पे डबल बॉन्ड है तो वहां से नंबरिंग स्टार्ट की है। सो 1 2 3 4 5। अब बाकी मेथड ऑफ नेमिंग एज इट इज है, जैसा कि अल्केन्स में मैंने ब्रीफ किया था कि आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब आईपैक नेम करेंगे तो आप सबसे पहले उसके सब्स्टिट्यूएंट्स लिखेंगे, सब्स्टिट्यूएंट से पहले उनकी पोजीशन लिखेंगे। अगर आपके पास एक जैसे सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो आप उनको डाई ट्राई टेट्रा करके सम अप करके और उनके पोजीशंस के दरमियान में कोमा ऐड करके लिखेंगे। लेकिन अगर डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स हैं तो आप उनको इन अल्फाबेटिक ऑर्डर लिखेंगे, और ऑफ कोर्स हर सब्स्टिट्यूएंट से पहले उसकी पोजीशन मेंशन की जाएगी और बाद में मेन चेन का नाम लिया जाएगा। तो मेन चेन की नेमिंग में अल्कीन्स में ये फैक्टर आएगा। आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स कि डबल बॉन्ड की पोजीशन कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान है। कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 2 के दरमियान में है, तो हमने जो पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड इसकी मेन चेन के नाम में रिप्रेजेंट करनी है, जो मेंशन करनी है, वो जो पोजीशन है दैट विल बी द लोअर नंबर, लोअर लोकेटर नंबर। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मेरे पास 1 और 2 के दरमियान में डबल बॉन्ड पाया जा रहा है, तो जब मैं डबल बॉन्ड की कार्बन जो पोजीशन मेंशन करूंगा, आई विल पोजीशन नंबर 1। करेक्ट। अब इसको नाम करते हैं इन तमाम रूल्स को ध्यान में रखते हुए। इसमें मेरे पास एक मीथाइल और एक इथाइल है, ये दो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। इनमें से अल्फाबेटिकली इथाइल पहले आता है, तो मैं पहले इथाइल का नाम लिखूंगा। 3 पोजीशन पे इथाइल है, इट्स नेम विल बी 3 इथाइल। नोमेनक्लेचर आईपैक जब नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो हमारे पास कंपाउंड का
पहला जो हर्फ होता है नेम का, द फर्स्ट अल्फाबेट विल बी कैपिटल, बाकी तमाम स्मॉल लिखे जाएंगे। ये भी एक पॉइंट है, एंट्रेंस टेस्ट में स्मार्ट वर्किंग है, इसकी मिस्टेक करके भी आपको वो अपने टारगेट्स में कंफ्यूज कर सकता है, लिहाजा बी कॉन्फिडेंट ऑन दिस पॉइंट। बाकी तमाम वर्ड्स छोटे, बस स्टार्टिंग कैपिटल वर्ड लिखा जाएगा। 3 इथाइल, 4 पोजीशन पे मीथाइल है, हाइफन 4 मीथाइल, एंड ये पेंटीन है क्योंकि अल्कीन है, क्योंकि डबल बॉन्ड है। मैं खाली पेंटीन नहीं लिखूंगा, मैं पोजीशन जरूर मेंशन करूंगा, तो 1 पेंटीन। क्लियर है? उम्मीद करता हूं कि इससे आपको समझ आ गई होगा। मजीद हम अल्कीन के नोमेनक्लेचर की एक अनदर एग्जांपल से प्रैक्टिस करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे पास एक दूसरी मिसाल है। My first rule is select the longest carbon chain which must contain the double bonds, all double bonds, जिसमें सारे डबल बॉन्ड मौजूद हों और longest carbon chain हो। मैं 1 2 3 4 5 6 इसको चूज कर रहा हूं क्योंकि ये डायरेक्ट कनेक्शन में एक longest carbon chain है। इस कार्बन चेन को सिलेक्ट करने के बाद मेरे पास ये 2 सब्स्टिट्यूएंट्स बच गए, इनकी तरफ बाद में आते हैं। लेकिन पहला पॉइंट ये है कि मैं नंबरिंग स्टार्ट करूंगा। मैं नंबरिंग कहां से स्टार्ट करूंगा? Of course, I'm repeating the same idea. I will start numbering from the side from where double bond comes first. अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात याद रखें, फर्स्ट किया आपने एक ऐसी चेन सेलेक्ट की है कि दोनों तरफ से डबल बॉन्ड की पोजीशन सेम है, तो फिर आप देखेंगे कि किस तरफ पहले सब्स्टिट्यूएंट आता है। ये बड़ा अहम फैक्टर है, इसको बयान करना जरूरी है, अपने जहन में रखिएगा। बहरहाल इसकी एग्जांपल देखते हैं। मैंने यहाँ से देखा कि 1 पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, और अगर मैं यहाँ से नंबरिंग करूँ तो मेरे पास 3 पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा। तो मैं यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ, 1 2 3 4 5 6। नंबरिंग करने के बाद अब मैं नेम करूँगा, और नेम करने का प्रोसीजर एग्जैक्टली वही है। मैं पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखूंगा। अब मेरे पास 2 सिमिलर सब्स्टिट्यूएंट्स, दोनों मीथाइल ग्रुप मौजूद हैं, सो आई विल मार्क देम। इनकी पोजीशन मैं एक साथ लिखूंगा, 3 4 हाइफन डायमीथाइल, एग्जैक्टली डाई का डी, द फर्स्ट अल्फाबेट, इट विल बी कैपिटल, बाकी तमाम छोटे। 3 4 डायमीथाइल, एंड नाउ पोजीशन ऑफ द डबल बॉन्ड विद द नेम चेन 1 3 हेक्साडाइईन। तो मेन चेन में 6 कार्बन थे और उस मेन चेन में 2 डबल बॉन्ड थे, उनकी पोजीशन मेंशन की और साथ में उनके साथ वर्ड डाइईन। 3 होते तो ट्राइईन एंड सो ऑन। आप इस तरह नेमिंग कर सकते हैं। तो दैट वाज अ गुड नेमिंग ऑफ द नोमेनक्लेचर ऑफ द अल्कीन्स। अब हम कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज को ओवरव्यू कर लेते हैं। हम जानते हैं देयर हाइड्रोकार्बन्स, एग्जैक्टली। तो हाइड्रोकार्बन्स की आम प्रॉपर्टीज भी इनमें पाई जाती हैं, बट जो डिस्टिंक्टिव प्रॉपर्टीज हैं, एक तो ये कि अनसैचुरेटेड हैं, इनमें एक पाई बॉन्ड पाया जाता है, इनमें sp2 हिब्रिडाइजेशन होती है, जिसकी वजह से s करेक्टर 33% हो जाता है, s करेक्टर थोड़ा बढ़ जाता है। और हम जानते हैं स्टूडेंट्स, ग्रेटर द s करेक्टर मीन ग्रेटर द आयोनिक करेक्टर। हम कह सकते हैं कि अल्कीन्स आर स्लाइटली मोर पोलर देन द अल्केन्स, क्योंकि जैसे जैसे s करेक्टर बढ़ता जाता है, पोलैरिटी ऑफ द हाइड्रोकार्बन या आयोनिक करेक्टर ऑफ द हाइड्रोकार्बन इंक्रीज करता जाता है। तो यहाँ पे भी वो पॉइंट्स में रखना है। इन सब की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, ऑयल फॉर्मिंग होती है, और अगर इनको जलाया जाए, ऑफ कोर्स दे आर हाइड्रोकार्बन्स, दे बर्न, बट दे बर्न विद अ ल्यूमिनस फ्लेम, चमकदार रोशनी से बर्न करते हैं। तो कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज इनकी मैंने आपके सामने रखी हैं, और इनके अंदर चूंकि डबल बॉन्ड होता है, एक बॉन्ड ज्यादा होता है, तो जब ये जलेंगे तो ये ज्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करेंगे। सो दिस इज अ लिटिल बिट समरी ऑफ द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कीन्स। अब हम इसकी प्रिपरेशन की तरफ जाते हैं, चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। जी तो स्टूडेंट्स, हम प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स पढ़ेंगे अब, और प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स में हमारे पास वो तमाम टेक्निक्स बताई जाएंगी कि जिससे जिस मेथड को यूज करते हुए हम अल्कीन्स को बना सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर बुक। कुछ अहम पॉइंट्स हैं जिनको आप अपने जहन में रखेंगे। फॉर एग्जांपल, पहला वर्ड है डीहाइड्रोहैलोजिनेशन ऑफ मोनो अल्काइल हैलाइड्स। डी रिमूवल, हाइड्रो हाइड्रोजन, हैलो हैलोजन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन एंड हैलोजन मोनो अल्काइल हैलाइड में करते हैं तो हमारे पास अल्कीन्स बनती हैं। आप देख सकते हैं कि मेरे पास इथाइल क्लोराइड,
एक कंपाउंड इथाइल क्लोराइड मौजूद है, इसमें अल्फा कार्बन से हैलोजन एटम रिमूव होता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन रिमूव होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक QH। दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो कि आपने याद रखना है। एल्कोहलिक QH की प्रेजेंस में मोनो अल्काइल हैलाइड की डिहाइड्रोहैलोजनेशन होती है, अल्फा कार्बन से हैलोजन निकलता है, बीटा से हाइड्रोजन निकलता है और आप देख सकते हैं हमारे पास फिर एक अल्कीन बन जाती है। एक इलेक्ट्रॉन यहां से फ्री हुआ, दूसरा यहां से फ्री हुआ, इन दोनों ने आपस में बॉन्ड बनाया एंड वी आर गेटिंग द अल्कीन और साथ में हमारे पास KCl एंड वाटर आ गया। मैं यहाँ पे एक पॉइंट जरूर वाज़ेह करना चाहूंगा कि अगर आपने एक्वस KOH यूज कर लिया, सेम रिएक्टेंट्स एक्वस KOH यूज कर लिया, तो फिर हमारे पास सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं होगा और हमारे पास प्रोडक्ट डिफरेंट आएगी। लिहाजा इस बात पे फोकस रखना है कि इफ यू वांट टू प्रिपेयर द अल्कीन देन यू हैव टू यूज द अल्कोहलिक QH। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन आप देख रहे हैं डीहैलोजिनेशन ऑफ द विसिनल डाइहैलाइड्स। व्हाट आर द विसिनल डाइहैलाइड्स? एक ऐसा कंपाउंड जिसमें दो हैलोजन एटम्स लगे हों एडजेसेंट साथ साथ वाले कार्बन एटम्स पे, लाइक दिस 1,2 डाइक्लोरोईथेन। ये दो साथ साथ वाले कार्बन है और इन पे आप दो हैलोजन एटम्स देख रहे हैं। तो दिस इज अ विसिनल डाइहैलाइड। सिंपल जिंक मॉडल को यूज करते हैं और एक पोलर सॉल्वेंट की प्रेजेंस में आप जिंक क्लोराइड को एवेपोरेट करते सेपरेट करते हैं और साथ में आपके पास अल्कीन्स बन जाते हैं। सो दिस इज अनदर इंपॉर्टेंट एंड इजी रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द अल्कीन्स। और उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट है प्रिपरेशन, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। वॉच दिस, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स। इंपॉर्टेंट कहा मैंने, दिखने में तो बड़ा सिंपल है, क्या चीज इंपॉर्टेंट है? कुछ चीज इंपॉर्टेंट है जो याद रखनी है। डियर स्टूडेंट्स, अगर तो आप ये कैटालिस्ट यूज कर रहे हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एट 300 डिग्री सेंटीग्रेड, तो फिर चाहे जो मर्जी अल्कोहल यूज करें, चाहे प्राइमरी अल्कोहल यूज करें, चाहे सेकेंडरी अल्कोहल यूज करें, चाहे टर्शरी अल्कोहल यूज करें, तीनों के लिए सेम कंडीशन, सेम कैटालिस्ट रिक्वायर्ड है। एलिमिनेशन रिएक्शन होगा सिमिलरली, अल्फा कार्बन से OH रिमूव होगा और बीटा कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव होगा, H2O यानी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, वाटर रिमूव हो जाएगा और आपके पास अल्कीन बन जाएगी। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग इज, जो मैंने नीचे लिखा है कि अगर आप सल्फ्यूरिक एसिड के साथ डिहाइड्रेशन कर रहे हैं, आप जानते हैं कि सल्फ्यूरिक एसिड इज अ डिहाइड्रेटिंग एजेंट, यस, उस सूरत में आप लोग डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशंस यूज करेंगे। मतलब अगर आपके पास अल्कोहल की नेचर चेंज होती है, अगर आप टर्शरी अल्कोहल यूज करते हैं तो फिर आपको इजी कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। क्यों? क्योंकि टर्शरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव। व्हाई टर्शरी अल्कोहल्स आर मोर रिएक्टिव? बिकॉज ऑफ देयर स्टेबिलिटी ऑफ द टर्शरी कार्बोकेटाइन। ये कार्बोकेटाइन जल्दी बन जाता है, अपना प्रीवियस बॉन्ड जल्दी तोड़ देता है, इसलिए उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए इजी कंडीशंस रिक्वायर्ड होती हैं। ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर फोकस करना है। तो आप जानते हैं एमसीक्यू में पूछा जा सकता है, इफ यू आर गोइंग टू डिहाइड्रेट टर्शरी अल्कोहल तो फिर आपको जस्ट 20% सल्फ्यूरिक एसिड लेना होगा और टेम्परेचर कंडीशन भी इजी होगी। एट 75 डिग्री सेंटीग्रेड यू कैन गो ऑन, या 80 डिग्री सेंटीग्रेड, 75 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड डिहाइड्रेशन हो जाएगी। लेकिन अगर आप सेकेंडरी अल्कोहल यूज करते हैं तो सेकेंडरी कार्बोकेटाइन जो है वो लिटिल बिट लेस स्टेबल देन द टर्शरी कार्बोकेटाइन, तो उसके लिए आपको टफ कंडीशंस चाहिए। फिर आपको सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन भी बढ़ानी पड़ती है, यू विल गो अप टू द 60% और साथ में टेम्परेचर भी ज्यादा करना पड़ता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। दिस विल बी एन एमसीक्यू। और अगर आप प्राइमरी अल्कोहल को यूज करते हैं and you want to dehydrate alcohol by using the sulfuric acid, then you must be very much specific in using the extreme conditions, 140 to 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर यूज करेंगे और सल्फ्यूरिक एसिड की कॉन्सेंट्रेशन 75% होगी। डियर स्टूडेंट्स, इस पॉइंट को जहन में रखना है कि इफ यू आर गोइंग टू डिहाइड्रेट alcohols by using concentrated sulfuric acid, then you will use the different concentrations and the tertiary alcohol will be dehydrated by the easiest most conditions.
तो बहरहाल अल्कीन्स तीनों अल्कोहल्स बना सकते हैं और बन सकती है। नेक्स्ट मजीद प्रिपरेशन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट बोर्ड की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, अब कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस हमारा जो नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स है वो आपके सामने है। और यहाँ पे एक पॉपुलर एमसीक्यू एंट्रेंस टेस्ट का याद रखिएगा कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस वो मेथड है कि जिसके ज़रिए ना सिर्फ हम अल्केन्स बनाते हैं, अल्कीन्स भी बना सकते हैं और अल्काइंस भी बनाते हैं। फ़र्क सिर्फ इनके रिएक्टेंट्स का है कि हमने रिएक्टेंट कौन सा चूज़ करना है। मैंने अल्केन्स की प्रिपरेशन में आपको बताया था लास्ट लेक्चर में कि हमारे पास अगर हम सॉल्ट ऑफ द सैचुरेटेड मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड यूज़ करेंगे तो अल्केन्स बनेंगी। और अल्कीन्स बनाना है सेम प्रोसीजर है, बट वी विल यूज़ द सॉल्ट ऑफ द सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, पोटेशियम सक्सीनेट हम यूज कर रहे हैं। सक्सीनिक एसिड जो कि एक सैचुरेटेड डाइकार्बोक्सिलिक एसिड है उसका सॉल्ट यूज कर रहे हैं। इन फ्रंट ऑफ यू ये आयोनाइज होता है, आपके पास नेगेटिव आयन, आपके पास पॉजिटिव आयन बनता है। और जब हम इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे होते हैं तो जारी बात है हमारे पास एक एनोड प्लेट होती है, कैथोड प्लेट होती है। एन आयंस एनोड पे जाएंगे, वही फिनोमिनन, ये एन आयन एनोड पे जाके दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करेंगे और दो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के बाद फ्री रेडिकल बन जाएगा। और ये ऑक्सीजन फ्री रेडिकल चूंकि ज्यादा रिएक्टिव है, ये फौरी तौर पे अपने इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करेगा और दो कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल इन द गैसियस फॉर्म सिस्टम से क्विट कर जाएंगे और हमारे पास रिमेनिंग जो इलेक्ट्रॉन बचेगा इस कार्बन के पास वो आपस में मिलके अल्कीन्स बना लेंगे। सो कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस के जरिए अगर हम salt of the saturated dicarboxylic acid यूज करते हैं तो you can see that we are going to make the alkenes. It's a popular method. याद रखना है इसका MCQ कि ये वो मेथड है कि जिसके जरिए हम अल्केन्स, अल्कीन्स और अल्काइंस सब बना सकते हैं। अब आते हैं कैथोड के पास। वो जो दो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुए वो सिस्टम में मौजूद वाटर से मिलेंगे और हाइड्रोजन गैस एलिमिनेट होगी, रिलीज होगी यहाँ से और दो हाइड्रोक्सिल आयन बनेंगे। और ये जो दो हाइड्रोक्सिल आयन है ये सिस्टम में पहले से मौजूद पोटेशियम आयन से मिलेंगे और हमारे पास 2KOH बन जाएगा। तो यूं हम आसानी से अपनी अल्कीन्स भी बना रहे हैं एंड इन द बाय प्रोडक्ट्स वी आर गेटिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट टेस्ट है वो ये भी पूछ सकता है कि कोल्ब्स इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, आप कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड, और कैथोड पे कौन सी गैस रिलीज होती है, आप कहेंगे हाइड्रोजन गैस। क्लियर? अब नेक्स्ट लास्ट प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन बट नॉट लीस्ट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन। इस प्रिपरेशन में हमने वर्ड यूज किया है पार्शियल हाइड्रोजनेशन ऑफ अल्काइंस। हम जानते हैं हाइड्रोजनेशन होती है, हाइड्रोजन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजनेशन होती है तो एक पाई बॉन्ड टूट के सैचुरेट सिग्मा बॉन्ड में कन्वर्ट होता है, अल्काइन से अल्कीन, अल्कीन से अल्केन्स बनते हैं। अब हम अल्कीन्स बनाना चाह रहे हैं तो हम वो मेथड यूज करेंगे कि जिसमें रिएक्शन वन स्टेप प्रोसीडिंग हो। अगर तो मैं प्लैटिनियम मेटल यूज करता हूं या प्लैडियम मेटल यूज करता हूं रूम टेम्परेचर पे, या निकल एट 200 to 300 यूज करता हूं, तो मेरे पास अल्काइन डायरेक्टली अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगी इन 2 स्टेप्स। मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूं अल्कीन बने, तो उसके लिए मुझे कुछ कंडीशंस चेंज करनी पड़ेगी। आप देख सकते हैं पहला है कि जिसमें हम प्लैडियम बेरियम सल्फेट क्विनोलिन को यूज करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज द लिंडलर्स कैटालिस्ट। ये फार्मूला, इसकी कंपोजिशन, इसका काम, द वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, दिस इज लिंडलर्स कैटालिस्ट। लिंडलर्स कैटालिस्ट में और चीजें याद रखें, जब आप किसी भी अल्काइन के साथ लिंडलर्स कैटालिस्ट यूज करते हैं तो आप मोलेकुलर हाइड्रोजन यूज करते हैं। आई रिपीट, मोलेकुलर हाइड्रोजन यूज करते हैं। दूसरा, लिंडलर्स कैटालिस्ट जब अल्काइन के साथ मोलेकुलर हाइड्रोजन को ऐड करता है तो पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है, अल्काइन से अल्कीन बनती है और रिएक्शन स्टॉप हो जाता है। और सुने कौन सी अल्कीन बनती है? सिस अल्कीन्स, जिसमें आइडेंटिकल ग्रुप्स आप देख सकते हैं एक ही साइड पर हैं। तो लिंडलर्स कैटालिस्ट पार्शियल हाइड्रोजनेशन करने के बाद हमारे पास सिस अल्कीन्स को बनाता है। दूसरा मेथड जो आपकी बुक में दिया गया है, that is the liquid ammonia with sodium metal at -33 डिग्री सेंटीग्रेड। ये कंडीशन याद रखनी है। इसको बिर्च कैटालिस्ट कहते हैं, BIRCH, बिर्च सिंथेसिस भी बोलते हैं इसको।
इसमें हम नेसेंट हाइड्रोजन यूज करते हैं, और जो नेसेंट हाइड्रोजन है वो सिमिलरली ऐड होती है, पार्शियल हाइड्रोजनेशन होती है और अल्कीन बनाती है। लेकिन जो अल्कीन बन रही है वो आप देख रहे हैं, दैट इज द ट्रांस अल्कीन, दैट इज द ट्रांस अल्कीन। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है अल्कीन्स की प्रिपरेशन के हवाले से, याद रखिएगा। दिस वाज ऑल अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्कीन्स, और मैंने कोशिश की है कि इसकी प्रिपरेशन में जितने भी हैं पॉइंट्स हैं आपके सामने रखे जाएं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। जी तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग अल्कीन्स पढ़े थे, अल्कीन्स को प्रिपेयर किया है, और अब उनके रिएक्शंस की तरफ चलते हैं। अल्कीन्स के रिएक्शन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने अपने लेक्चर के स्टार्ट में कहा था कि हाइड्रोकार्बन्स में जो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव ग्रुप है थे दैट इज़ अल्कीन। और क्यों अल्कीन सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है? क्योंकि इसमें, हालांकि इसमें एक पाई बॉन्ड है, हालांकि इसमें अनसैचुरेशन कम है, बट अल्कीन इज मोर रिएक्टिव दैन अल्काइन बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड इज एक्सपोज्ड। इसकी बॉन्ड लेंथ ज़्यादा है, और इस एक्सपोजर ऑफ द पाई बॉन्ड की वजह से इट इज़ मोर इजी टू बी अटैक्ड बाय एनी एक्सटर्नल अटैकिंग एजेंट। इस चीज़ को ध्यान में रखते हैं, हाईली रिएक्टिव अल्कीन को ध्यान में रखते हैं, और फिर हमने अपने लेक्चर का स्टार्ट करते हैं कि ये क्या प्रिपरेशन के बाद रिएक्शंस के हवाले से क्या कह रहा है। हमारे पास अल्कीन्स के जो रिएक्शंस हैं उनमें सबसे पहले जो कैटेगरी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ दैट इज द एडिशन रिएक्शन। आप देख सकते हैं रिएक्शन ऑफ अल्कीन्स में एडिशन रिएक्शंस। हम जानते हैं अल्कीन्स अनसैचुरेटेड है, अभी बोला, इसके अंदर एडिशन हो सकती है। अब किस किस तरह की एडिशंस? सबसे पहले हाइड्रोजनेशन, एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन मॉलिक्यूल इज कॉल्ड हाइड्रोजनेशन। और हम जानते हैं कि कौन कौन से कैटालिस्ट यूज हो सकते हैं। हम प्लैटिनियम मेटल एट रूम टेम्परेचर यूज कर सकते हैं, हम प्लैडियम मेटल एट रूम टेम्परेचर यूज कर सकते हैं, और हम निकल एट 200 to 300 डिग्री सेंटीग्रेड यूज करते रहे हैं। और ये निकल को यूज करके हम इस हाइड्रोजनेशन प्रोसेस को फॉर द वेजिटेबल घी मैन्युफैक्चरिंग यूज करते हैं। ये तमाम एमसीक्यूज मैंने रिपीट किए, लेकिन एक अहम तरीन चीज द रेनी निकल, ये आपके सामने मैंने एलाबोरेट की है। निकल एल्युमिनियम एलॉय को जब बेसिक सोल्यूशन से ट्रीट किया जाता है तो हमारे पास जो निकल प्रिपेयर होती है उसको बोलते हैं रेनी निकल। व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ द रेनी निकल? रेनी निकल इज दैट कैटालिस्ट which has high surface activity। इसकी surface activity बहुत high होती है। ये even low temperature just 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर सेम रिएक्शन परफॉर्म कर देता है in the presence of 3 atmospheric pressure। तो इसलिए रेनी निकल की प्रेजेंस में हाइड्रोजनेशन होती है और अल्कीन से अल्केन्स हमारे पास बनते हैं। नेक्स्ट एडिशन रिएक्शन जो हमारे पास आ रहा है दैट इज हैलोजिनेशन। एडिशन ऑफ हैलोजन इज कॉल्ड हैलोजिनेशन। हैलोजिनेशन हमारे पास अल्कीन्स में हो सकती है। इसका एमसीक्यू, ये 2 स्टेप प्रोसीजर है। अल्कीन्स की हैलोजिनेशन में आयोडीन ऐड नहीं होती, फ्लोरीन बहुत विगरसली ऐड होती है, क्लोरीन और ब्रोमीन ऐड होते हैं, लेकिन आयोडीन ऐड नहीं होती। ये पॉइंट आपने याद रखना है। 2 स्टेप प्रोसेस है। आप देख सकते हैं कि अल्कीन डबली बॉन्डेड पाई बॉन्ड में ब्रोमीन की मिसाल दी गई है। ये जो टेस्ट है ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट भी है टू चेक द अनसैचुरेशन ऑफ द कंपाउंड। हमें एक हाइड्रोकार्बन दे दिया जाता है और कहा जाता है बताएं कि ये हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है, तो हम रेडिश ब्राउन लिक्विड ऑफ द ब्रोमीन इसको ऐड करते हैं। अगर ये डीकलराइज हो जाए इसका मतलब है इसने रिएक्शन कर लिया, इसका मतलब है ये उस हाइड्रोकार्बन में ऐड हो गया, तो वो जो हाइड्रोकार्बन है वो अनसैचुरेटेड है। यहां पे हमारे पास ब्रोमीन है, ब्रोमीन का रिएक्शन करते हैं। पहले इन द प्रेजेंस ऑफ अ नॉन पोलर सॉल्वेंट हमारे पास ब्रोमीनियम आयन बनता है, आपके सामने मौजूद है, और ब्रोमाइड आयन सेपरेट हो जाता है। फिर ट्रांस साइड से अटैक होता है, आप देख रहे हैं ब्रोमाइड आयन इस कार्बन पे अटैक करता है और ये ब्रोमीनियम पॉजिटिव आयन अपनी इलेक्ट्रॉन रिकवरी करता है। हमारे पास विसिनल डाइहेलाइड यानी विसिनल डाइब्रोमाइड बन जाता है, 1,2 डाइब्रोमोईथेन आपके सामने मौजूद है। यहां पे इस वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा कि मैंने कहा ट्रांस साइड से अटैक हुआ है, जो प्रोडक्ट बनी है उसमें सिस ट्रांस का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है क्योंकि सिंगल बॉन्ड है।
ये अटैक के प्रोसीजर में मैंने कहा कि जहां पे पॉजिटिव ब्रोमीनियम आयन पड़ा हुआ है उसकी ऑपोजिट साइड से ब्रोमाइड आयन का अटैक होगा, प्रोडक्ट बनेगी, वो सैचुरेटेड है, उसमें कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सारे सिंगल बॉन्ड हैं, दैट्स व्हाई दिस इज अ नॉर्मल प्रोडक्ट, दिस इज अ नॉर्मल प्रोडक्ट। यहाँ पे सिस और ट्रांस का कोई केस नहीं है। बहरहाल हैलोजिनेशन क्लियर होती है। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, हाइड्रोहैलोजिनेशन, addition of the halogen acids HCl, HBr, HI वगैरह वगैरह। आगे हमने इसके रिएक्शन जब एडिशन पढ़ने हैं तो हमने और भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट्स यूज करने हैं, लिहाजा यहाँ पे मुझे एक अहम तरीन रूल डिस्कस करने की जरूरत है, दैट इज द मार्कोवनिकोव्स रूल। Markovnikov's rule was presented by a Russian chemist. It states, ये पॉइंट फोकस कीजिएगा, when unsymmetrical reagent, कोई भी unsymmetrical reagent हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है, water हो सकता है, unsymmetrical है, वो मॉलिक्यूल unsymmetrical होता है कि जिसको जब हम कट ऑफ करें तो वो दो अनइक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। आपके पास सल्फ्यूरिक एसिड हो सकता है, आगे हम इसकी एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे। अलगर्ज कोई भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट जब किसी भी अनसिमेट्रिकल अल्कीन में ऐड किया जाए, अगर मैं सिमेट्रिकल अल्कीन यूज करूंगा और अनसिमेट्रिकल रिएजेंट होगा तो मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं अनसिमेट्रिकल अल्कीन यूज करूंगा और कोई सिमेट्रिकल रिएजेंट यूज करूंगा तो भी मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई नहीं होगा। मार्कोवनिकोव रूल्स की एप्लीकेशन के लिए मैंडेटरी है कि रिएजेंट और अल्कीन दोनों अनसिमेट्रिकल होने चाहिए। तो क्या होता है when unsymmetrical reagent is added into the unsymmetrical alkene, the negative part of the reagent attaches with that doubly bonded carbon which has less number of hydrogen atoms. Markovnikov rule को कहते हैं rich become richer and poor become the poor. आप देख रहे हैं कि negative part will go to that carbon atom which already contains less hydrogen atom and positive part like hydrogen ही होता है HCl में, HBr में, water में, that positive part will go to that carbon atom which already contains more hydrogen atom. ये मार्कोवनिकोव रूल एक्सप्लेन किया, आप नेक्स्ट बोर्ड में इसकी एप्लीकेशन देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप देख सकते हैं हमारे पास प्रोपीन एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, इसमें हाइड्रोजन ब्रोमाइड एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड हो रहा है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास जा रहा है जो डबली बॉन्डेड है और जिसके पास लेस हाइड्रोजन्स हैं। क्लियर? डबली बॉन्डेड हाइड्रोजन कंटेनिंग लेस हाइड्रोजन एटम एंड हाइड्रोजन द पॉजिटिव पार्ट गोइंग टू दैट कार्बन कंटेनिंग मोर हाइड्रोजन। हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगी दैट विल बी द 2 ब्रोमोप्रोपेन रादर 1 ब्रोमोप्रोपेन। 1 ब्रोमोप्रोपेन अगर ट्रिक करेगा एंट्रेंस टेस्ट में तो वो गलत जवाब होगा, इसको जहन में रखना है। इट्स वेरी सिंपल। अब अगले रिएक्शन की तरफ जाते हैं, दैट इज सल्फोनेशन। एडिशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड कह सकते हैं आप, आपके सामने सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 है, मैंने इसे ओपन स्ट्रक्चर में लिखा है ताकि मैं यहाँ पे आपको वाज़ेह कर सकूं कि हमारे पास H पॉजिटिव आयन है जो कि अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का एक पॉजिटिव पार्ट है और OSO3H जिसे SO4H नेगेटिव आयन भी कह सकते हैं वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट का नेगेटिव पार्ट है। इसकी अंडरस्टैंडिंग में हम अपने रूल को अप्लाई कर सकते हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने जो कंपाउंड लिख रहा हूँ वो इथीन है, दैट इज सिमेट्रिकल, और रिएजेंट सल्फ्यूरिक एसिड अनसिमेट्रिकल है। मैं यहाँ पे मार्कोवनिकोव रूल अप्लाई नहीं कर सकता क्योंकि मार्कोवनिकोव रूल्स की एप्लीकेशन के लिए दोनों रिएजेंट का अनसिमेट्रिकल होना जरूरी है। बट यहाँ पे सिंपल मैंने ऐड किया है H2SO4 को, कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 को, तो हमारे पास सिंपल एडिशन होती है। क्योंकि ये एक सिमेट्रिकल अल्कीन है तो इसमें ज़रूरत नहीं है मार्कोवनिकोव रूल की। आप जिस मर्जी कार्बन के साथ H ऐड कर दें और जिस मर्जी कार्बन के साथ SO4H यूनिट अटैच कर दें जैसा कि मैंने किया, और मेरे पास इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट एज अ प्रोडक्ट बन गया। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो प्रोडक्ट बनती है, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट जो प्रोडक्ट बनती है, अगर इसको मैं बॉइलिंग वाटर में ऐड करूं तो बॉइलिंग वाटर में ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और साथ में रेलेवेंट H2SO4 एज अ कैटलिस्ट रिकवर हो सकता है। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे एंट्रेंस टेस्ट में वो इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे भी एक दफ़ा
कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा कि इफ आई एम गोइंग टू रिएक्ट अल्कीन with dilute sulfuric acid, what will be the product? Option A, alkyl hydrogen sulfate. Option B, alcohol. So your answer will be alcohol because you are using dilute sulfuric acid and dilute sulfuric acid mean आपने already उसमें पानी ऐड कर दिया है. हाँ, अगर concentrated sulfuric acid है, पानी नहीं है उसमें, then you are getting the alkyl hydrogen sulfate. और अल्काइल हाइड्रोजन सल्फेट के साथ आप वाटर ऐड कर देंगे 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देन अगेन यू विल गेट द अल्कोहल. दिस इज अ पॉइंट टू बी मेमोराइज्ड इन. आगे जो चलते हैं, एडिशन ऑफ द हाइपोहैलस एसिड. व्हाट डू यू मीन बाय हाइपोहैलस एसिड? आप देख सकते हैं HOX. यहाँ पे मैंने हाइपोक्लोरस एसिड की एग्जांपल दी है. यहाँ पे हाइपोब्रोमस एसिड भी हो सकता है, आयोडस एसिड भी हो सकता है, लेकिन हाइपोफ्लोरस एसिड नहीं हो सकता. दैट इज अनस्टेबल. तो ये भी पॉइंट आपने याद रखना है. बहरहाल सिंपली है, आप एक पॉइंट नोट कर रहे हैं कि हाइपोहैलस एसिड जो मैंने लिखा, इसमें OH यूनिट पे नेगेटिव चार्ज है और हैलोजन एटम पे पॉजिटिव चार्ज है. आई एम टेलिंग यू दिस वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. यू नो व्हाई? बिकॉज आपकी बुक में प्रैक्टिस नहीं की गई कि एक अनसिमेट्रिकल रिएजेंट या अनसिमेट्रिकल अल्कीन के साथ इसका रिएक्शन करवाया जाए. हाइपोहैलस एसिड का यहाँ पे मैंने भी सिमेट्रिकल अल्कीन से रिएक्शन करवाया है और सिंपल एडिशन कर दी है. बट व्हाट इफ समबडी आस्क इन योर एंट्रेंस टेस्ट द हाइपोहैलस एसिड इज गोइंग टू बी एडेड इनटू एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, तो उस वक्त आपको क्लियर होना चाहिए कि कौन सा पार्ट नेगेटिव है, कौन सा पार्ट पॉजिटिव है. दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू. और फिर हमारे पास अकॉर्डिंग टू द मार्कोव-निकोव्स रूल यू कैन ऐड द थिंग्स इन. क्लियर हो गया? तो यहाँ पे बहरहाल सिंपल हमारे पास एक प्रोडक्ट बनती है. बेटा आप लोग याद रखें, एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे, जैसा कि मैंने अभी पहले लेक्चर में बताया था, विसिनल डायहाइड्स. एडजेसेंट कार्बन एटम पे दो हैलोजन एटम लगे हों तो उनको हम बोलते हैं विसिनल डायहाइड्स. एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे अगर दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगे हों तो उनको हम बोलते हैं ग्लाइकोल. और एडजेसेंट कार्बन एटम पे अगर एक हैलोजन एटम और एक OH लगा हो तो इसको हम बोलते हैं हेलोहाइड्रिन. यहाँ पे क्लोरीन है तो मैं बोलूंगा क्लोरोहाइड्रिन. क्लियर हो गया? तो बहरहाल सिंपल एडिशन हो जाती है. बाय द एडिशन ऑफ हाइपोहैलस एसिड वी आर गेटिंग द हेलोहाइड्रिन्स. नेक्स्ट एडिशन रिएक्शंस हमारे पास फाइनलाइज हो जाते हैं. कोई भी एडिशन रिएक्शन की एग्जांपल दे सकता है, रीजन को चेंज करके आपको एक्सप्लेन कर सकता है, बट यू हैव टू जस्टिफाई दैट. अब हम चलते हैं नेक्स्ट टाइप ऑफ रिएक्शंस. दे आर द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस ऑफ अल्कीन्स. सिंपल पहला ऑक्सीडेशन रिएक्शन, combustion. You are going to burn the alkene in the plenty supply of air, in the limited supply of air. Here I am just giving you the example कि in the plenty supply of air, excess supply of air, हाइड्रोकार्बन है बर्न हो जाएगा. हम पढ़ चुके हैं कि अल्कीन्स बर्न विद द ल्यूमिनस फ्लेम. दे रिलीज मोर एनर्जी. यू नो व्हाई? बिकॉज उनके अंदर बॉन्ड ज्यादा होता है. जितना ज्यादा बॉन्ड होगा वो हाइड्रोकार्बन बर्न होने पे उतनी ज्यादा एनर्जी रिलीज करेगा. कंबस्शन रिएक्शन है, सिंपल आपके सामने है. इथीन को एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं. हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, वाटर बनता है और साथ में हीट रिलीज होती है. इट्स वेरी सिंपल स्टोरी. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं. खाली ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं. हाँ, क्या करते हैं, कैसे करते हैं? हम एयर यानी ऑक्सीजन को अगर किसी हाइड्रोकार्बन के साथ कनेक्शन में लाएं at very high temperature, mean 300 degree centigrade, it's quite higher temperature, 300 degree centigrade पर in the presence of silver catalyst, Ag2O silver oxide है. आप ऑक्सीजन यानी एयर का रिएक्शन करवाते हैं अल्कीन के साथ, then you are getting epoxides. ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है जिसमें एक ऑक्सीजन एटम पूरी डबली बॉन्डेड पाई बॉन्ड के अंदर ऐड हो गया है और हमारे पास एक स्टेबल मॉलिक्यूल बन गया. दिस इज कॉल्ड एज एपॉक्साइड. क्लियर है? तो इथाइलिन एपॉक्साइड बन सकता है, प्रोपाइलिन एपॉक्साइड बन सकता है. जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा वहां पे एक ऑक्सीजन एटम इन कंडीशंस में ऐड हो जाएगा. एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एज ऑक्सीडेशन एंड वी आर परफॉर्मिंग द ऑक्सीडेशन रिएक्शंस. नेक्स्ट, हाइड्रोक्सिलेशन. डियर स्टूडेंट्स, यहां पे जो मैं मेंशन कर रहा हूं KMnO4 solution, this is called as the Bayer's reagent. Dilute KMnO4 solution, 1% alkaline KMnO4 solution. ये बेसिक मीडिया में रिएक्शन होता है.
बायर्स रिएजेंट 1% अल्काइन KMnO4 सॉल्यूशन, बायर्स रिएजेंट, इसको बायर्स रिएक्शन भी बोलते हैं, हाइड्रोक्सिलेशन। जब आप किसी भी अल्कीन का जिसमें डबल बॉन्ड है उसका रिएक्शन करवाते हैं बेसिक मीडिया में डाइल्यूट KMnO4 सॉल्यूशन के साथ, तो हमारे पास डबल बॉन्ड में एडजेसेंट कार्बन एटम्स पे 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाते हैं, आप देख सकते हैं, और 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप लग जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं ग्लाइकोल्स। मैंने अभी बोला था इसको बोलते हैं ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल बन गया, अगर प्रोपीन होगा तो प्रोपाइलीन ग्लाइकोल बन जाएगा, एंड सो ऑन, हमारे पास ग्लाइकोल बनता है। और ग्लाइकोल को मैंने टाइटल किया हाइड्रोक्सिलेशन, क्योंकि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and oxygen both. So this is a very important reaction. This reaction is also used to check the unsaturation. Why? Because KMnO4 solution is colored solution. So violet to purple color solution. When you are going to add the Byers reagent, the color violet solution and hydrocarbon is going to be decolorized this one. इसका मतलब है कि वो Byers reagent से रिएक्शन कर रहा है, और जब वो Byers reagent से रिएक्शन कर रहा है इसका मतलब है वो अनसैचुरेटेड है। जैसे मैंने ब्रोमिनेशन कहा, बिल्कुल इसी तरह बायर्स रिएजेंट बोथ रिएक्शंस आर यूज्ड टू चेक द अनसैचुरेशन ऑफ द हाइड्रोकार्बन्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड पे, नेक्स्ट रिएक्शन की जानिब। डियर स्टूडेंट्स, हम ऑक्सीडेशन रिएक्शंस पढ़ रहे हैं। ओजोनोलाइसिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में शामिल है। क्यों? O3 ओजोन इज अ फॉर्म, एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। हमारे पास O3 ओजोन है, इट रिएक्ट्स डायरेक्टली एंड विगरसली विद द डबल बॉन्ड। जहां पे भी डबल बॉन्ड होगा वहां पे ओजोन फौरन ऐड हो जाएगा। जब ओजोन ऐड होगा, इसको कैटलिस्ट की जरूरत नहीं है, तो पहले स्टेप में आप देख रहे हैं ये अनस्टेबल मोलोजोनाइड बनाएगा। दिस इज मोलोजोनाइड, ये अनस्टेबल होता है। दिस इज अनस्टेबल, ये फौरी तौर पे रीअरेंज होगा और ये स्टेबल ओजोनोइड में कन्वर्ट होगा। अनस्टेबल मोलोजोनाइड रीअरेंज होता है, स्टेबल ओजोनाइड इसका स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। इसका रिएक्शन जब हम वाटर से करवाते हैं, यू आर ऑब्जर्विंग, तो हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज होती है, हमारे पास बॉन्ड क्लीवेज होती है। आप देख रहे हैं ये बॉन्ड करता है, ये बॉन्ड करता है। ये जो ऑक्सीजन फ्री होती है ये वाटर के साथ मिलके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना देती है, और यूं 2 बॉन्ड कट के हमारे पास 2 एल्डिहाइड्स बन जाते हैं यहाँ पे। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। ओजोनोलाइसिस इज अ रिएक्शन व्हिच इज यूज्ड टू लोकेट द पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। कैसे? हम प्रोडक्ट को देखते हैं, प्रोडक्ट को देख के अंदाजा हो जाता है कि डबल बॉन्ड कहां पे था, क्योंकि जहां पर डबल बॉन्ड होता है वहां पर बॉन्ड क्रॉस करता है, वहां पे बॉन्ड क्लीवेज होती है, ओजोन ये काम करता है। क्लियर हो गया? उसके बाद हमारे पास जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है, क्लैरिटी में आता है, यू आर ऑब्जर्विंग, हमारे पास मैं एमसीक्यू एंट्रेंस टेस्ट का आपके सामने रख रहा हूं। By performing ozonolysis of alkenes, the products can be obtained. Option A, aldehydes. Option B, ketones. Option C, both of them, D, none of them. तो what will be the answer? हमारी बुक में जितनी एग्जाम्पल्स हैं, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन है, डियर स्टूडेंट्स, हम उसको देखते हैं FSC, तो हम आंसर कर देंगे एल्डिहाइड, बट आंसर इज बोथ ऑफ देम। अगर हम ब्रांच्ड, अगर मैं यहाँ पे कोई ब्रांच अल्काइल चेन लगा देता यहाँ पे, तो मेरे पास जो प्रोडक्ट बनती वो कीटोन भी हो सकती थी, कीटोन्स भी बनते हैं। तो ओजोनोलाइसिस reaction, when ozone reacts with the alkene, depending upon the structure of the alkene, it can generate the both aldehydes and ketones. It's a very popular reaction and very interesting reaction. अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ चलते हैं, जो एल्कीन्स का बड़ा पॉपुलर रिएक्शन और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल यूज में आता है, जो पॉलीथीन हम लोग यूज करते हैं एज अ हाइड्रोफोबिक मटेरियल, एज अ हैंड कैरी शॉपिंग बैग्स एटसेट्रा, वो उसकी बात कर रहे हैं। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। व्हाट इज पॉलीमराइजेशन रिएक्शन? द रिएक्शन in which the small units called monomers combine together to form the large macromolecule called the polymer. आप देख सकते हैं रिएक्शन में इथीन का number of ethene molecules, n number of ethene molecules, they react with each other in the presence of conditions important है, याद रखिएगा, 400 डिग्री सेंटीग्रेड,
100 atmospheric pressures and traces of oxygen. Traces of oxygen are required to initiate the reaction. Clear है? हमारे पास ये बॉन्ड टूटता है, प्रोपगेशन होती है और इथीन के मॉलिक्यूल खुद में ही ऐड होके पॉलीइथीन बना देते हैं. This is the polyethylene, which is our product, which we are going to use widely in our practical lives. ठीक है. अब इंपॉर्टेंट एमसीक्यू एंटर टेस्ट के हवाले से ये मैंने मेंशन किया है, जो आप देखेंगे. द सेम अबव रिएक्शन will be best carried out. Same reaction will be best carried out in the presence of this catalyst, triethyl aluminium and टाइटेनियम टेट्राक्लोराइड. इसको बोलते हैं जिगलर नाटा कैटालिस्ट. जिगलर नाटा कैटालिस्ट नस्ट में क्वेश्चन आया हुआ था. जैसे हम डिफरेंट रिएजेंट्स पढ़ते हैं और उनके जो नाम होते हैं, आई विल शेयर डेफिनेटली, आई विल टेल यू, बिकॉज वी आर हियर टू compete and fight. We have to memorize all these things which are important and which are being the part of the paper. हमारे पास जिगलर नाटा कैटालिस्ट सेम रिएक्शन किया जाएगा, यानी इनके अलावा, तो ये जो प्रोडक्ट बनती है ये बड़ी बेस्ट बनती है, ये बेस्ट प्रोसेस होता है. तो दिस वाज एन इंपॉर्टेंट रिएक्शन. अब हम चलते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ. वहां पे हम यूजेस में से एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग यूज है, उसको डिस्कस करते हैं. जी तो डियर स्टूडेंट्स, यूजेस, कॉमन यूज, हाइड्रोकार्बन है, ल्यूमिनस फ्लेम के तौर पे बर्न किया जाता है, एनर्जी सोर्स के तौर पे यूज़ किया जाता है, अल्कीन्स ऑयल फॉर्मिंग है, डिफरेंट मटेरियल में यूज़ की जाती हैं, इनसे हम वेरिएंट प्रोडक्ट्स बनाते हैं. ये जितने भी रिएक्शंस हमने किए प्रीवियस, वो तमाम प्रोडक्ट्स बनाते हैं. इथीन एज एन एनेस्थीसिया भी यूज़ होता है, बेहोशी के लिए भी यूज़ होता है. तो ये भी आपने अहम पॉइंट है, एमसीक्यू में पूछा जाता है, याद रखना है. इथीन आर्टिफिशियल राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स में भी यूज़ होता है. आई सेड आर्टिफिशियल राइपनिंग. फॉर द राइपनिंग, द जेन्युइन राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स, इथाइन यूज होता है, जिसे हम एसिटाइलिन कहते हैं. अगर हमने आर्टिफिशियल राइपनिंग करनी है तो देन वी आर सेइंग कि हमारे पास इथीन यूज होगा. कुछ पॉइंट्स हैं, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द पॉपुलर क्वेश्चन इज द मस्टर्ड गैस. ये बहुत जहरीली गैस है, इसको मस्टर्ड गैस कहते हैं. ऐसा नहीं है कि ये मस्टर्ड है, साग से मिलती जुलती. इट स्मेल्स लाइक मस्टर्ड. इसकी स्मेल मस्टर्ड जैसी होती है. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज मस्टर्ड गैस. इट इज अ हाईली पॉइजनस गैस. इट इज यूज्ड इन द वर्ल्ड वॉर. इट इज वेसिकेंट. ये स्किन के साथ जब टच करती है तो ये ब्लिस्टर्स, पानी के बड़े बड़े छाले बनाती है और बंदा बंदा फौत हो जाता है अगर इसके साथ ज्यादा कांटेक्ट में आए. तो दिस इज अ डेंजरस गैस. दिस इज अ वेपन. एंड मोस्ट टेक्निकल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिगार्डिंग आवर सब्जेक्ट केमिस्ट्री, this is not gas, this is high boiling liquid. This is high boiling liquid. इसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होता है और ये फौरन एवेपोरेट कर जाती है, इस वजह से इसको हम गैस बोलते हैं. ये वेसिकेंट है, ब्लिस्टर कॉज करती है, स्किन के साथ कांटेक्ट में आती है तो प्रॉब्लम करती है. कैसे बनती है? इथीन, आप देख रहे हैं इथीन का मॉलिक्यूल इथाइलिन सल्फर मोनोक्लोराइड से रिएक्शन करती है. सल्फर मोनोक्लोराइड से रिएक्शन हो रहा है और आपके पास इन दोनों के रिएक्शन से हमारे पास ये मस्टर्ड गैस का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है बन रहा है, बीटा बीटा डाइक्लोरो इथाइल सल्फाइड. ये आपके पास मस्टर्ड गैस का स्ट्रक्चर है. इसको हम इधर से नंबरिंग करके 2,2 डाइक्लोरो भी कह सकते हैं. तो दैट वाज अबाउट द अल्कीन्स. डियर स्टूडेंट्स, इन द लेक्चर ऑफ दिस, इन द टुडेज लेक्चर हमने कोशिश की कि अल्कीन्स के हवाले से इस लिमिटेड टाइम में मैक्सिमम इंफॉर्मेशन आप लोगों को डिलीवर की जा सके, जो कि एंट्रेंस टेस्ट के हवाले से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर ज़्यादा एम्फसाइज किया गया. और अब हम इंशाल्लाह अपनी डिस्कशन में जब आपका टेस्ट होगा इससे रिलेटेड तमाम एमसीक्यूज को डिटेल में पढ़ेंगे. उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा. इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मुलाकात होगी. तब तक अल्लाह हाफिज़.